हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट मैं केवीपीआई की जो प्रेपरेशन की हमने सीरीज स्टार्ट की है उसकी सेकंड सीरीज करने जा रहा हूं। जो ऐसे यानी जो स्टूडेंट इस टाइम +1 में हैं और जो केवीपीआई की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, किन किन टॉपिक्स को केवीपीआई ज्यादा फोकस कर रहा है वो सब मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताने जा रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा आप इन टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कौन कौन से पॉइंट पे आपने फोकस करना है, जैसे लैटिस एनर्जी अगर आप देखें तो इनके क्वेश्चंस काफी आए हैं। हाइब्रिडाइजेशन, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, कैसे सर्च करते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस बने पड़े हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है किसी कंपाउंड में, ये भी कैलकुलेट करने को पूछा जाता है। तो कैसे उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे वन बाय वन मैं स्टार्ट करता हूं। डिटेल अगर इन टॉपिक्स की चाहिए जैसे हाइब्रिडाइजेशन तो मैं प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा केमिकल बॉन्डिंग की। वहां से आप इन पर्टिकुलर टॉपिक अगर किसी स्टूडेंट को क्लियर नहीं है तो वहां पे जाके आप क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि आपको शॉर्टकट टेक्निक बताऊं कि कंपटीशन में कैसे जल्दी आप अटेम्प्ट करें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम स्टूडेंट देखें तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन इनकी क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने की काफी टेक्निक्स हैं। सबसे सिंपल टेक्निक मैं मानता हूं कि आप बॉन्ड काउंट कर लें और ये देख लें लोन पेयर कितने हैं। जैसे कि इस केस में क्वेश्चन आपको आया है तो इस क्वेश्चन में अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन बतानी है स्टूडेंट तो मुझे पता है ऑक्सीजन के ऊपर पहली बात तो 2 लोन पेयर है। यहाँ नाइट्रोजन के पास है, कार्बन के पास कोई नहीं है। कार्बन के केस में याद रखिए अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3, डबल बॉन्ड कार्बन है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। दोनों तरफ डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, इन दोनों केसेस में स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp। तो मैं बड़े आराम से बता सकता हूं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp, क्योंकि दोनों तरफ डबल बॉन्ड है। यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया था, एक सिग्मा बना रहा है और 2 लोन पेयर है, तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। 2 का मतलब sp, 3 का मतलब sp2, 4 का मतलब sp3, 5 का मतलब sp3d होता है। अब नाइट्रोजन की बात करें 1 2 3 क्या कर रहा है, सिग्मा, सॉरी 1 और 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 लोन पेयर है, तो इस नाइट्रोजन की भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, इन्हीं को आगे पीछे करके दिया होगा। तो जिसमें ये ऑप्शन है sp2, sp और sp2 वो आप क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो इस टाइप के जैसे बॉन्डिंग के बेस पे हम हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं कैसे करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट जैसे कि XeF4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इसके लिए आपको थोड़ा सा डिफरेंट रूल ओबे करने पड़ेंगे। क्या, मैंने अपनी वीडियोस में डिटेल में बता रखा है, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। मैं शॉर्टकट में रिकॉल करता हूं, जैसे हाइड्रोजन का 1 है, बोरोन फैमिली कोई भी आ जाए 3, कार्बन फैमिली का 4, नाइट्रोजन फैमिली 5, ऑक्सीजन फैमिली 6, हेलोजन 7 और नोबल गैस का 8। तो जो भी सेंट्रल एटम होगा स्टूडेंट उसके तो हमने लिखने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे जिनोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 8, और उसके साथ कितने एटम जुड़े हुए हैं वो आपने देख लेना है। कितने जुड़े हैं, 4, तो वो आ जाएंगे 4, और आपने जो टोटल करके आएगा उसको हमेशा किससे डिवाइड करना है, 2 से। ये एक सिंपल ट्रिक है कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन की, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया अगर 2 आ गया तो sp3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, और 6 है तो sp3d2, और 7 है तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब मुझे पता है 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2। तो आपके इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जिनोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, sp3। तो यहां आप बड़े आराम से बता सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ नीचे भी एक क्वेश्चन इसी टाइप का है, मैं फटाफट पहले इसे करा देता हूं ताकि सेम लेवल के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ पे पूछा गया पिरामिडल ज्योमेट्री किसकी है। अब पिरामिडल के लिए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर कोई लोन पेयर आता है तब पिरामिडल ज्योमेट्री होती है, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिसमें भी होगी। अब यहाँ पे निकाले हम जिनोन का क्या हो गया स्टूडेंट, 8 और 4। ऑक्सीजन को हम एज ए एटम काउंट नहीं करते, जो रूल मैंने आपको बताया है। तो ऑक्सीजन को लेफ्ट कर देंगे, 8 + 4 12 अपॉन 2 क्या हो गया, 6, यानी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2।
इसी तरह XeF4 की अभी आपने निकाली है sp3d2। यहां पे बात करें जिनोन का 8, ऑक्सीजन को काउंट करना नहीं, तो 8/2 क्या आ गया स्टूडेंट 4, यानी sp3। अब यहाँ देखिए 3 बॉन्ड बनेंगे, एक लोन पेयर आएगा, इसका मतलब ये मेरा क्या है आंसर है, वो कह रहा है पिरामिडल ज्योमेट्री किसमें होगी, तो XeO3 में होगी। यहाँ पे फिर गलती से शायद मैंने लिख दिया, यहाँ पे XeF6 था, तो XeF6 दिया, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो क्या होगा 8 और 6 14/2 क्या हो जाएगा 7 का मतलब sp3d3, ये भी नहीं हो सकता। तो कई बार क्या होगा ज्योमेट्री पूछी जाएगी। अब आपको याद कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा वीडियो डिटेल में देखनी पड़ेगी, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। फिर मैं बता देता हूं, हमेशा एसपी के अंदर लीनियर ज्योमेट्री आती है, sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 में टेट्राहेड्रल। मगर sp3 में अगर 3 बॉन्ड बन रहे हैं, पिरामिडल 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो क्या बनता है याद रखना आप, बैंड स्ट्रक्चर आ जाता है, या वी शेप स्ट्रक्चर बोल देते हैं, जैसे वाटर के अंदर होता है। sp3d है तो हमारी हमेशा शेप क्या रहती है, हम कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और अगर 4 बॉन्ड बन रहे हैं, जैसे SF4 के अंदर होता है, तो वहां पे आपको याद रखना है सीसा। और अगर 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो आपको शेप याद रखनी है टी शेप। और अगर 2 एटम साथ में लगे हुए हैं तब आपको शेप याद रखनी है लीनियर। तो ये शॉर्टकट टेक्निक्स होती हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसी तरह sp3d2 की बात आ जाए तो हमेशा ज्योमेट्री क्या रहती है ऑक्टाहेड्रल, मगर लोन पेयर आने से शेप चेंज हो जाती है। अगर 5 बॉन्ड बन रहे हैं, एक लोन पेयर है, तो स्क्वायर पिरामिडल हो जाता है स्टूडेंट। और XeF4 जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 2 लोन पेयर आएंगे तो उस टाइम शेप क्या हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। और लास्ट sp3d3 में शेप रहेगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और एक केस है XeF6 वाला, यहाँ पे एक लोन पेयर आएगा तो डिस्टोर्टेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हो जाती है, तो शेप हो जाती है। इस तरह से आप फटाफट याद कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन मैंने थोड़े टाइम में आपको रिकॉल कराया है, बाकी डिटेल के लिए आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो अब हम बात करते हैं कार्बन के केस में। तो ये मैं इसमें क्या देखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया है, प्रीवियस ये जो क्वेश्चन आपको आ रखा है, ये आपको एक स्ट्रक्चर दिया और कह रहा है कि इसमें ये बताओ कि कितने कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो स्टूडेंट हमें पता है ट्रिपल बॉन्ड है sp, ट्रिपल बॉन्ड है sp। अब कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर सिंगल बॉन्ड भी तो है, अगर सिंगल और डबल आ रहा है तो डबल को देखेंगे, डबल सिंगल और ट्रिपल आ रहा है तो ट्रिपल को देखेंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ दोनों तरफ सिंगल है sp3, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया sp2, सिंगल बॉन्ड है sp3, डबल है sp2, इसके साथ भी डबल है sp2। तो हमने पहले इस तरह कर लिया। अब हमें बताना है कितने टोटल sp2 हैं, तो आप कहेंगे सर आंसर आएगा 3। ऑप्शन दे रखे होंगे नीचे 2, 3, 4, 5, तो आप उसमें क्या करेंगे 3 को टिक कर देंगे। इस तरह आप हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस को बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। बाकी हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर मैंने काफी डिटेल में वीडियोस कई टाइप की बना रखी है, इंटरमीडिएट के लिए अलग ढंग से बता रखी है, और कार्बन के एटम के लिए अलग हाइब्रिडाइजेशन होती है। सारी टेक्निक मैंने शॉर्टकट में आपको बताई है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट जो आता है वो आता है फैजान रूल के ऊपर। अब फैजान रूल क्या होता है मैं आपको रिकॉल करता हूं थोड़ा क्विक में। फैजान रूल पोलराइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, पोलराइजेशन। जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होती है उतना ज्यादा कोवलेंट करैक्टर होता है। अगर हाइयर पोलराइजेशन है तो कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा। अब यहां बड़े इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट लिख रहा हूं मैं। अगर कोवलेंट करैक्टर ज्यादा है तो आयनिक करैक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज करेगा। याद रखना अगर मेल्टिंग आयनिक करैक्टर डिक्रीज कर रहा है यानी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या डिक्रीज करेगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अच्छा, आयनिक कंपाउंड वाटर में क्या होते हैं, इजिली सोल्युबल होते हैं, मगर कोवलेंट कंपाउंड नहीं होते। इसका मतलब अगर आयनिक करैक्टर डिक्रीज हो रहा है तो सोल्युबिलिटी इन वाटर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये तो होता है पोलराइजेशन। फिर कई स्टूडेंट सोचते हैं सर ये पोलराइजेशन क्या है, द डिस्टोर्शन ऑफ एनायन। जब एक कैटायन के पास एनायन अप्रोच करता है तो एनायन की शेप में डिस्टोर्शन आ जाता है। द डिस्टोर्शन इन द शेप ऑफ एनायन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। और आयनिक कंपाउंड होते हुए भी कोवलेंट करैक्टर क्या करता है, शो करता है, उसी को हम कहते हैं कोवलेंट करैक्टर बढ़ रहा है। अब इसके लिए छोटे छोटे रूल होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि मान लो मैंने कहा NaCl, KCl, सोडियम पोटाशियम, रुबिडियम क्लोराइड।
अब ये मैंने आपको 3 आयनिक कंपाउंड दे दिए हैं और मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए किसका आयनिक करैक्टर ज्यादा है या किसका कोवलेंट करैक्टर ज्यादा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किसकी सोल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको 3 रूल याद करने पड़ेंगे। क्या है स्टूडेंट? स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मोर इज द पोलराइजेशन। तो एक आपको याद रखना है साइज ऑफ कैटायन क्या होना चाहिए? स्मॉल। सेकंड स्टूडेंट आपको याद रखना है बिगर द साइज ऑफ एनायन, बिगर द साइज ऑफ एनायन। सेकंड जो आपको रूल याद रखना है कि आयन का एनायन का साइज क्या होना चाहिए? बिगर। और थर्ड हायर इज द चार्ज ऑफ कैटायन, हायर द चार्ज ऑन आयन, इट मे बी कैटायन और इट मे बी एनायन। बहुत ज्यादा डिटेल में स्टूडेंट टाइम नहीं है, नहीं तो पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैंने 20 मिनट्स की वीडियोस बना रखी हैं। फैजान रूल किसी को बहुत डिटेल में जाना है तो वो लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पे आप देख सकते हैं। तो अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं कि आयनिक करैक्टर किसका ज्यादा है या कोवलेंट करैक्टर। तो अब देखिए ध्यान से, Cl तो सेम है मगर कैटायन का साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो अगर कैटायन का साइज इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब पोलराइजेशन डिक्रीज हो रही है, आयनिक करैक्टर बढ़ रहा है। तो कोई मेरे से पूछे आयनिक करैक्टर किसका ज्यादा, मैं कहूंगा इसका। कोई कहे कोवलेंट करैक्टर किसका ज्यादा, मैं कहूंगा इसका, क्योंकि इसमें स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन है, पोलराइजेशन ज्यादा होगी, कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा, आयनिक करैक्टर कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट इनके कंपैरिजन क्या होगा? कम होगा, सोल्युबिलिटी इसकी इनके कंपैरिजन कम होगी। ये कंपैरिजन के लिए है, हम ये नहीं कहेंगे कि NaCl इज कोवलेंट कंपाउंड। NaCl रहेगा आयनिक ही कंपाउंड, मगर जब हम दूसरे आयनिक कंपाउंड के साथ कंपेयर करते हैं तो वहां पे इनकी प्रॉपर्टी में वेरिएशन आ जाता है। अब क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, मोस्ट पोलराइजेबल आयन अमंग द फॉलोइंग। लैंग्वेज को समझिए, मोस्ट पोलराइजेबल आयन यानी कि एनायन, कौन से एनायन की पोलराइजेशन होगी ज्यादा? सोडियम तो करेगा, कैटायन है, इनमें से किसकी पोलराइजेशन ज्यादा होगी? तो अभी मैंने आपको क्या कहा, अगर एनायन के केस में क्या देखना है? बिगर द साइज ऑफ एनायन। तो किसका साइज बिगर है? तो आप कहेंगे सर आयोडीन का साइज बिगर है, तो आपका आंसर क्या होगा? I नेगेटिव। इसी 6th क्वेश्चन, करेक्ट द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक करैक्टर। अब यहां पे आपको क्या दे रखे हैं? तो बेरियम क्लोराइड, बेरियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, फिर क्या है? बेरियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम था पहले, और फिर क्या है? मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। अब मुझे बताना है कि आयनिक करैक्टर किसका ज्यादा, तो देख लेते हैं कोवलेंट करैक्टर किसका ज्यादा है। तो कोवलेंट के लिए हम जब कैटायन दिया होता है स्मॉलर द साइज, इनमें सबसे स्मॉलर साइज किसका है? इसका, बेरिलियम का। तो ये हम कहेंगे BeCl2 का कोवलेंट करैक्टर ज्यादा है, यानी आयनिक करैक्टर क्या होगा? सबसे कम। बेरिलियम के बाद क्या आता है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद क्या आता है? कैल्शियम, और उसके बाद क्या आता है? बेरियम। तो ये आपका ऑर्डर आ जाएगा, सबसे स्ट्रॉन्गर आयनिक करैक्टर किसका होगा? बेरियम क्लोराइड का। तो इस तरह से आप फैजान रूल का इस्तेमाल करके आयनिक करैक्टर और कोवलेंट करैक्टर के ऊपर क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट आपको जो टॉपिक करना है वो करना है लैटिस एनर्जी। उसको भी मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूं कि लैटिस एनर्जी क्या होती है। तो लैटिस एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट? लैटिस एनर्जी का मतलब होता है the minimum amount of energy required to break an ionic bond into its cation and anion। किसी कैटायन और एनायन में जब हम किसी को ब्रेक करते हैं आयनिक कंपाउंड को, तो जितनी एनर्जी देते हैं उसे हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। एक सेकंड डेफिनेशन और होती है क्या, कि जब एक कैटायन और एनायन आपस में मिलकर कोई आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तो उस टाइम पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। तो दोनों आप डेफिनेशन देख सकते हैं। लैटिस एनर्जी बेसिकली डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। लैटिस एनर्जी स्टूडेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज और डिस्टेंस जो है दो कैटायन और एनायन के बीच में जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कहने का क्या मतलब है, मेरे को क्या देखना है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन और एनायन पे उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। जितना यानी कि कैटायन और एनायन का साइज बिगर होगा उतनी लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, कि भाई लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। तो हमारे पास क्या क्या है स्टूडेंट देख लेते हैं। NaCl है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है और Al2O3 है। अब ध्यान से देखें यहाँ पे कैटायन पे चार्ज क्या है? प्लस,
मैग्नीशियम पे चार्ज क्या है, Mg2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, Br पे नेगेटिव। एल्यूमिनियम की बात करें +3। तो अब बड़े आराम से हम बता सकते हैं, मैंने कहा जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा स्टूडेंट, कोवलेंट करैक्टर होगा। अलार्म लगा हुआ था। तो जितना ज्यादा स्टूडेंट चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, लैटिस एनर्जी होगी। तो सबसे ज्यादा चार्ज किसका है, एल्यूमिनियम का। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, फिर ये, फिर उसके बाद ये और ये। तो हमारा जो ऑर्डर रहेगा स्टूडेंट वो यही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, Al2O3 की लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, कैल्शियम ऑक्साइड की, इसकी ज्यादा होगी मैग्नीशियम से, और इसकी ज्यादा होगी सोडियम क्लोराइड से। तो इस टाइप से हम लैटिस एनर्जी के ऊपर भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट, क्या है, थोड़ी जगह कम पड़ जाती है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हिंट दे दिया है कि कैसे कैसे को, अब डाइपोल मूवमेंट को आपको इसके बाद क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, करना पड़ेगा कि डाइपोल मूवमेंट किसका ज्यादा होता है। तो डाइपोल मूवमेंट की बात करें तो डाइपोल मूवमेंट क्या हो, म्यू इक्वल टू क्या हो, इंटू डी होता है, यानी चार्ज इंटू डिस्टेंस। जैसे मान लो मेरा HCl है तो ये पोलर है, क्यों पोलर है, इसका म्यू की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है तो पोलर, और अगर म्यू इक्वल टू 0 आ रहा है तो नॉन पोलर। ठीक है, डायटोमी के केस में तो बड़ा इजीली पता चल जाता है, दोनों डिफरेंट हैं, तो ये पोलर है, इनमें इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, क्लोरीन की तरफ। तो बट मान लो नॉन पोलर, जैसे HH, अब ये नॉन पोलर है। मगर जब पोली एटॉमिक आ जाते हैं जैसे कि BF3, अब BF3 की बात करें स्टूडेंट, अब जो क्वेश्चन है इसका दिया हो तो उसमें ये था कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें डाइपोल मूवमेंट 0 है। अब जैसे BF3 है, देखने में क्या लग रहा है, पोलर है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है। BF3 में कोई पूछ ले BF बॉन्ड क्या है तो स्टूडेंट पोलर है, मगर ओवरऑल BF3 क्या है, नॉन पोलर है। क्यों है, क्योंकि ये एक दूसरे के डाइपोल को नेट क्या कर देते हैं, कैंसल कर देते हैं। तो यहाँ म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। जब भी म्यू की वैल्यू 0 आएगी स्टूडेंट तो आप क्या कहेंगे कि ये क्या है, नॉन पोलर है। डिटेल के लिए स्टूडेंट मैं आई बटन पे आपको डाइपोल मोमेंट की भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि काफी बड़े टॉपिक्स हैं, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा इसे कवर अप नहीं कर सकता। मगर आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जहां म्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगा वो पोलर, और जहां म्यू इक्वल टू 0 आ जाएगा वो नॉन पोलर। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट बॉन्ड एंगल के ऊपर क्वेश्चन, कि बॉन्ड एंगल बताइए किसका ज्यादा है किसका कम है। जैसे ये 3 कंपाउंड दे दिए गए और कहा कि इसका बॉन्ड एंगल बताइए क्या है। तो जब भी बॉन्ड एंगल के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आपको हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ClF3 की बात करूं तो इसकी जब शेप आप बनाएंगे स्टूडेंट, तो मैंने आपको बताया था इसकी शेप टी शेप आएगी। शेप क्या आ जाएगी इसकी, टी शेप। POCl3 में जब फास्फोरस क्या है 5, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आने की वजह से इसकी शेप क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है स्टूडेंट। BCl3 में बोरोन का क्या होता है 5, 3 क्लोरीन है 8, सॉरी बोरोन का 3 और 3 6, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, तो इसके अंदर शेप क्या रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर। SO3 में क्या होगा, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे, सल्फर का 6, 6/2 3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या रहेगी, sp2 ही रहेगी। अब वो कह रहा है बॉन्ड एंगल बताओ लार्जेस्ट किसका है। तो स्टूडेंट यहाँ पे बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ इन दोनों में बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर बॉन्ड में बॉन्ड एंगल क्या है 180 डिग्री। तो आपका लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल वाला कंपाउंड क्या होगा, ClF3। तो इस टाइप से आपको बॉन्ड एंगल के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको भी आपने तैयार करना है कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है। इस टाइप के क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हम बात करें स्टूडेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको कुछ कंपाउंड दे देंगे, कहेंगे बताओ इनमें से कौन सा कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। बिल्कुल छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं, ये याद रखिए। फोन, जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आए तो आपके दिमाग में फोन की घंटी बज जानी चाहिए। जिस कंपाउंड में फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच होता है हाइड्रोजन के साथ, वही कंपाउंड केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों हो रही है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ, तो इस बॉन्डिंग को ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए फोन का हाइड्रोजन के साथ होना जरूरी है।
अब क्वेश्चन दिया होता है ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा, तो ऑप्शन में आपको डाईइथाइल ईथर दिया हुआ है जो क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। अब यहाँ बड़ा कंट्राडिक्शन आ जाता है, कई बार स्टूडेंट कहेंगे सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा किसके साथ, वाटर के साथ। यस, ये वाटर में सोलुबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मगर ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। मगर यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि क्या डाईइथाइल ईथर और डाईइथाइल ईथर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो आपका आंसर होगा नो। डाईइथाइल ईथर और डाईइथाइल ईथर आपस में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते। क्यों? ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है। मगर वाटर में सोलुबल है, उसका आंसर भी आता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि वाटर के हाइड्रोजन के साथ ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। तो ये कई बच्चे यहाँ पे कंट्राडिक्शन क्रिएट होती है, मैंने उसको भी क्लियर किया आपको यहाँ पे कंट्राडिक्शन रखने की जरूरत नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखा जाता है कि एक मोलिक्यूल्स का दूसरे मोलिक्यूल के साथ क्या बॉन्डिंग है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जैसे C4H7Br है। अब कार्बन को हम पूरा खोल लेंगे। अब दिक्कत यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, तो आप सबको पता है जनरल फार्मूला किसको ओबे कर रहा है, ये CnH2n को कर रहा है। Br आ गया, Br की जगह हाइड्रोजन होता है तो यहाँ पे H8 होता है, ये एल्कीन है, यानी एक जगह आपको कहीं पे डबल बॉन्ड रखना पड़ेगा। 4 हाइड्रोजन और ब्रोमीन लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, हाइड्रोजन पूरे करने हैं, पूरे हैं, यहाँ पे एक आ जाएगा, यहाँ पे भी एक आ जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब आप इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर सकते हो। अगर कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं तो सारे ही बॉन्ड काउंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आप कहेंगे इसके अंदर 12 कोवलेंट बॉन्ड है। मगर यहीं पे क्वेश्चन कह देगा कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं, तो आप कहेंगे 11 सिग्मा एंड 1 पाई। मगर अगर कोवलेंट बॉन्ड बोलता है तो आपको सारे बॉन्ड काउंट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड बताओ कौन से हैं। तो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं, ध्यान रखिए। आयनिक कंपाउंड, अब जैसे यहाँ पे आपको 4 पेयर दे दिए, अब उसमें से ये क्वेश्चन राइज किया गया है कि इसमें से पहला आयनिक हो और दूसरा कोवलेंट हो, ऐसा पेयर कौन सा है कि जिसमें पहला कंपाउंड आयनिक है, दूसरा क्या है, कोवलेंट है। तो आयनिक कंपाउंड के लिए क्या आपको पॉइंट याद रखना है, जब मेटल और नॉन मेटल कंबाइन हो गए तो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड। 2 नॉन मेटल के बीच में कोवलेंट बॉन्ड। अब देखते हैं स्टूडेंट क्या है, Fe और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, Fe मेटल है, ये आयनिक है, बिल्कुल सही है। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही नॉन मेटल है, ये कोवलेंट है, बिल्कुल। तो आपको ऑप्शन ए आएगा। अब हम बी पे चलते हैं ताकि चीज अपनी कंफर्म करेगी सही है कि नहीं। आयरन क्या है, मेटल, ये नॉन मेटल, आयनिक, ठीक है स्टूडेंट। मगर यहाँ पे ये क्या हो गया, मेटल, ये नॉन मेटल, ये भी आयनिक, इसलिए ये ओबे नहीं करा, दोनों ही आयनिक हो गए। यहाँ पे देखिए दोनों ही कोवलेंट हो गए। यहाँ पे बात करें, ये आयनिक, ये भी आयनिक, तो हमको एक ऐसा पेयर चूज करना था जिसमें एक पहला आयनिक हो और दूसरा क्या हो, कोवलेंट हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, इनको भी आपने क्या करना है, तैयार करना है। लास्ट है बेटा मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो अपने आप में काफी बड़ी थ्योरी है, इसके लिए आपको डिटेल में वीडियो देखनी पड़ेगी, मगर इसको भी आपने करना ही है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं शॉर्टकट में। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन से कम सिस्टम है या 14 इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करनी है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर हमें याद करना है सिग्मा 2px, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर हमें याद करना है पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz एंड पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। इसके लिए जब मैंने वीडियो जो बना रखी वहां पे आप देखेंगे तो मैंने एक रूल बताया है 2:1 2:1, यानी कहने का क्या मतलब है, यहां तक तो दोनों में सेम रहता है। ये पाई के 2 है सिग्मा, फिर 2 फिर 1, तो 2:1 2:1 14। अब आपने इसमें मतलब नहीं समझ आ रहा क्या कहना चाह रहे हो। जैसे मान लो N2 आ गया आपको, अब नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7, 7 टू जो 14 हो गया। अब मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, क्या लिखूंगा, सिग्मा 1s², सिग्मा स्टार 1s², सिग्मा 2s², सिग्मा स्टार 2s², पाई 2px², पाई 2py² और सिग्मा 2pz²। ये मेरे 14 इलेक्ट्रॉन यहां तक कंप्लीट हो गए। अब वो आपको कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है 1/2
NB-NA, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से हम एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं स्टूडेंट, जिन पे स्टार नहीं है, जैसे 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, तो यहां पे आ जाएगा 10-A, 2 और 2 4, तो 6/2 क्या आ जाएगा 3। तो इस तरह से हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, मगर इन वीडियोस को आपको कंप्लीट में मुझे जो मैंने प्लेलिस्ट दे रखी वहां पे आपको वॉच करना पड़ेगा, तब आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आ पाएगी। इसी तरह अगर 14 से जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट, तो बस ये पैटर्न चेंज हो जाता है। यहाँ पे पहले सिग्मा 2pz आ जाता है, फिर पाई 2px, फिर पाई 2py, बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही चलता है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आप कर लेंगे और बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। एक लास्ट में क्वेश्चन मैंने लिखा था BrF5 और PCl5, इसमें ये पूछा गया है कि इसके बॉन्ड आइडेंटिकल हैं। तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे स्टूडेंट, तो BrF5 की हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आएगी, तो इसकी शेप ये बनती है, ठीक है, और यहाँ पे एक लोन पेयर आता है। PCl5 की करते हैं तो इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनती है। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है। अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में जो परपेंडिकुलर होते हैं इन्हें हम एक्सियल बोलते हैं, और जो पड़े होते हैं किस पे, क्लेन पे, उसे इक्विटोरियल बोलते हैं। अब 3 इक्विटोरियल बॉन्ड पेयर हैं, 2 एक्सियल बॉन्ड पेयर हैं, इसलिए इनके अंदर रिपल्शन अलग अलग होगी और इसलिए सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं होंगे। इसी तरह BrF5 की बात करें, यहाँ पे 4 जो ये बॉन्ड हैं इक्विटोरियल पे, इनकी और ये जो एक्सियल पे पड़ा है, इनके बीच में रिपल्शन मोड क्या होगा, डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे भी क्या है, सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि मैंने केमिकल बॉन्डिंग के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको समझाए हैं। किन टॉपिक्स पे आपने ज्यादा फोकस करना है केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ते वक्त, ये बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का मकसद था। ज्यादा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और अगर कोई पॉइंट आपको लगता है कि मुझे अभी क्लियर नहीं हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे जरूर समझाऊंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।